Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a topic that is salpingitis. So first of all, you have to know what is the meaning of salpingitis. So if we break into the two words salpin and itis. तो as we all know that कि itis means होता है inflammation and salping means होता है fallopian tube. तो अगर complete इसे हम ऐड कर दे दोनों को तो ये बनता है inflammation into the fallopian tube. तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से पहले यू हैव टू नो व्हाट इज दिस fallopian tube. तो एज वी ऑल नो डैट के फीमेल्स आर हैविंग यूट्रस जिसको हम बच्चेदानी भी बोलते हैं. इस यूट्रस के अंदर ये एक हॉलो ऑर्गन है. इसके अंदर स्पेस होता है जिसमें बेबीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. बट बेबीज यहाँ पर कैसे आ जाते हैं? तो डायरेक्टली बेबीज यहाँ पर नहीं आते. इनको लाने का या बेबी की यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेन जो कह सकते हैं कि पाथवे है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब बनाता है. टोटल हमारे पास दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, राइट एंड लेफ्ट. दोनों ही फेलोपियन ट्यूब कॉमन वर्क करती हैं, दैट इज कनेक्शन बिटवीन दी यूट्रस कैविटी या यूट्राइन कैविटी एंड ओवरी. ओवरी और यूट्राइन कैविटी के बीच में डायरेक्टली या कह सकते हो इनडायरेक्टली ये कनेक्ट करते हैं. कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओव्यूलेशन एक प्रोसेस होता है. इन ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओवा मैच्योर ओवम जो होता है वो बाहर आ जाता है ओवरी से. अब ये जब बाहर आ गया इसको जाना है फेलोपियन ट्यूब के अंदर. तो फिम्ब्रियाइज जो होती हैं वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. वो क्या करती हैं? इस ओवा को रिसीव कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं और कैच करने के बाद इस ओवा को एम्पुला के अंदर जो कि सबसे ब्रॉडेस्ट पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का उसके अंदर सेंड कर देती हैं. फिम्ब्रियाई और एम्पुला के बीच का कनेक्शन बनाता है इन्फेंजुबुलम. बाकी जो आप देख रहे हो, इस्थेमस देख रहे हो, पर्स यूट्राइना देख रहे हो, ये दोनों बाकी का पाथवे बनाते हैं जिससे कि स्पर्म यहां से ट्रेवल हो करके सीधे कहां तक पहुंच जाए? ओवा के पास पहुंच जाए. तो देखा जाए तो कंप्लीट आपका फेलोपियन ट्यूब स्पर्म और ओवम को मिलाने का काम कर रहे हैं. जब यहाँ पे स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इसके बाद ये फर्टिलाइज्ड ओवम इसी पाथवे से जाता है और यहाँ यूट्रस की कैविटी के अंदर आकर के इम्प्लांट हो जाता है. साथ ही साथ ये बाद में एक बेबी और एक प्लासेंटा बनाता है. इस तरह से हमारी फेलोपियन ट्यूब कंट्रीब्यूट करती है प्रेगनेंसी में. क्या होगा अगर फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन आ जाए? तो ऑब्वियसली आपको सीधे सीधे इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो चलिए, आई थिंक आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ आ गई होगी फेलोपियन ट्यूब की. अब आगे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. सो इंट्रोडक्शन बोलता है कि हमारी ये जो डिजीज है सेल्पिंजाइटिस, तो ये वर्ड जो है कहां से डिराइव हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, सेल्पिंगिंग्स. इस वर्ड का मतलब होता है ट्रम्पेट. तो ट्रम्पेट एक तरह का, ये देख रहे हो आप, इंस्ट्रूमेंट होता है. आपने देखा होगा कई जगह पे इस ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट को. तो देखा जाए तो फेलोपियन ट्यूब कुछ हद तक इसकी तरह दिखती है. तो इसी कह सकते हैं कि इसी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे फेलोपियन ट्यूब का नाम रखा गया है. आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन. सो इस कंडीशन को अगर हम कंबाइन करके देखें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब निकलता है. ये डिजीज हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की है. कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कहां तक ये कंडीशन सीवियर हो सकती है? ये शुरू होती है माइल्ड से और ये काफी हद तक क्रोनिक जा सकती है. क्रोनिक ये तब चली जाएगी जब हमें फेलोपियन ट्यूब कट करके निकाल देना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये क्या कंडीशन हो गई? हमने इसको कट करके निकाल दिया, इसका मतलब इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ गए. तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? इनफर्टिलिटी यानी बांझपन. अगर किसी के अंडर में देखें तो ये PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंडर में इसको हम काउंट करते हैं. डेफिनेशन क्या बोलती है? सेल्पिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. सिंपल. फेलोपियन ट्यूब में अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम सेल्पिंजाइटिस बोल देंगे. इसके अलावा सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, कहां पे हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, जो कि हमारा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कहलाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द सेल्पिंजाइटिस. तो इट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. आप देख सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या एक्यूट एंड क्रोनिक. तो एक्यूट एंड क्रोनिक जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस है.
एक्यूट क्या होता है? ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है। एक्यूट कंडीशन में होता क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड, इन्फेक्टेड फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। फ्लूइड फिल्ड होने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि वो फैलोपियन ट्यूब के वॉल्स को रप्चर यानी कि फाड़ देता है, और रप्चर होने के बाद वो फ्लूइड कहाँ चला जाता है? पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है। What is this peritoneal cavity? एब्डोमिनल के आसपास की कैविटी को, खाली जगह को हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। तो जब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, जब यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे देख रहे हो एक्यूट केस है ये, जब ये फैलोपियन ट्यूब फुल ऑफ फ्लूइड हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद इसका जितना भी फ्लूइड है वो आपके एब्डोमेन के आसपास फिल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूरा डायग्राम भी दिखाया है। तो ये यहाँ से अगर ये रप्चर हो गई तो सारा जो फ्लूइड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। ये था आपका एक्यूट केस। क्रोनिक केस क्या है? इसके अंदर माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है, और ये जब एक्यूट केस अपने आप को सीवियर फॉर्म में ले लेता है, उस कंडीशन को हम क्रोनिक सेल्पेंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस। तो फर्स्ट है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो मे बी अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से पार्टनर को कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन था और वो फीमेल को भी हो गया, या तो एसटीडी दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शन आर ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे होते हैं जिनका कोई क्योर नहीं है। एग्जाम्पल HIV एड्स। मेडिकेशंस सच एज एंटी एंजाइटी। तो एंटी एंजाइटी कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि आपके वजाइना के गुड बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं। वो गुड बैक्टीरियाज जो कि आपके एक्सटर्नल यानी हार्मफुल बैक्टीरियाज को अंदर जाने से बचाते हैं। इन गुड बैक्टीरियाज को हम लैक्टोबैसिलाई भी बोलते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलाइज क्या होते हैं? कुछ इन सारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से या इन सारे ड्रग्स की वजह से किल हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज ऑफ द स्पर्मिसाइड्स। तो ये स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं? स्पर्म को किल करने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको हम स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं। ये मेडिसिन के फॉर्म में भी आती हैं, ये जेल के फॉर्म में भी आती हैं, ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज के फॉर्म में भी आती हैं, फोम की फॉर्म में भी आती हैं। तो इनके साथ साथ सिर्फ स्पर्म किल नहीं होता है, आपके गुड बैक्टीरियाज भी किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। तो जैसा कि आपको पता है कि डायबिटीज मेलाइटिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। इसमें क्या होता है कि पर्सन की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है कि उसको कोई भी तरह का इन्फेक्शन इजीली लग सकता है। तो अगर पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस के साथ है और उसकी डायबिटीज अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं होती है, ऑल द टाइम उसकी इंक्रीज रहती है, तो उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट है यूजिंग द हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल बबल बाथ, वजाइनल स्प्रे, वजाइनल डिओड्रेंट। तो ये सारी चीजें, बबल बाथ जैसे कि आप बाथ टब में बात करते हो, है ना, इस तरह से आप देख रहे होगे, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? ये सारी चीजें आपके गुड बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका डाउचिंग। डाउचिंग एक तरह का कह सकते हैं कि वाटर और कुछ फ्लूइड से मिल करके, एक केमिकल से मिल करके बनता है। ये वजाइनल वॉश के लिए होता है जिससे कि बैड ओडर हट जाए। तो ये बैड ओडर के साथ साथ आपके गुड बैक्टीरिया को भी वहां से किल कर देता है। नेक्स्ट है टाइट फिटिंग क्लोथिंग। तो टाइट फिटिंग क्लोथिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्वेटिंग होती है वो आपके बॉडी से जल्दी सूखती नहीं है और बाहर नहीं आती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन इजिली वहां पे हो सकता है। नेक्स्ट है यूजिंग एन IUD दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी आप ले सकते हो। तो कुछ मेडिकल स्टाफ या वर्कर्स जो कि कॉपर टी अच्छे से नहीं इंसर्ट कर पाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस के अंदर इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर टी है वो अपने जगह पे सही से फिट नहीं हुई है, और जिस भी जगह पे ये अभी एडजस्ट हुई है वहां पे ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है ड्यू टू द टिश्यू डैमेज। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट है आपका पेल्विक पेन। तो ऑब्वियसली अंदर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। एज पर मैं आपको कंडीशन दिखा चुकी हूँ कि कितनी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। एक्यूट फेज में ही इतनी ज्यादा बेकार कंडीशन हो सकती है कि स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, रेडनेस, हर एक चीज आपको आराम से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेल्विक पेन फील हो रहा है। एब्डोमिनल पेन
तब आपको पीक लेवल पे फील होगा जब एक्यूट वाला रप्चर होकर के पेरिटोनियल कैविटी में जाकर के शिफ्ट हो जाएगा फ्लूइड। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि किस तरह से रप्चर हो सकता है और कहां पर ये शिफ्ट हो सकता है। तो वो एब्डोमिनल कैविटी के आसपास क्या हो जाएगा, आपको पेन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लोटिंग। ब्लोटिंग एक तरह का कह सकते हैं कि टेंडरनेस आप मान लो या फीलिंग ऑफ द फुलनेस मान लो, कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो फिल्ड है आपके एब्डोमिनल कैविटी में या कुछ तो फ्लूइड पता चल रहा है, फीलिंग ऑफ द फुलनेस कि कुछ तो भरा हुआ है आपके एब्डोमेन के आसपास, तो उसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपको चेंजेस इन अ कलर एंड द स्मेल ऑफ द वजाइनल डिस्चार्ज। तो वजाइनल डिस्चार्ज में फिशी स्मेल आने लगेगी। इसके साथ साथ हो सकता है कि हल्की सी स्पॉटेड ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका लो बैक पेन। तो लो बैक पेन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो आपके लो बैक पेन के साथ साथ आपका पेल्विक पेन भी बढ़ जाएगा और आपका एब्डोमिनल पेन भी इंक्रीज हो जाएगा। फीवर, तो फीवर आएगा, ऑब्वियसली आपको अंदर इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, अंदर आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस वजह से आपकी बॉडी उसको किल करने के लिए अपने आप को क्या कर देगी, अंदर हीट प्रोड्यूस करेगी और आपको फीवर आ जाएगा। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जब पेरिटोनियल कैविटी में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में आपको बहुत सारा फ्लूइड फिल हो चुका है तो आपको अननेसेसरी वॉमिटिंग और नॉजिया फील होगा। पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिस्पेरियूनिया आपको फील होगा, दैट इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन इन्फेक्शन। तो कंटिन्यूअस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन हो रहा है अंदर, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका डिस्कम्फर्ट। तो ऑब्वियसली आपको सिटिंग पोजीशन में या लाइंग पोजीशन में या वॉकिंग में या कैसे भी करके आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, पेन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको किसी भी पोजीशन में आराम नहीं मिलेगा, सो यू विल बी डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है एंजाइटी। तो एंशियस आप इसलिए हो जाओगे बिकॉज आप नॉर्मल डेली एक्टिविटी आपकी डिले हो रही है, आप नॉर्मली कुछ नहीं कर पा रहे हो एंड हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, तो एंजाइटी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में एज ऑलवेज आपको पूछना है कि मे बी प्रीवियस हिस्ट्री इन्फेक्शन की हो रही हो या रिकरेंट यूटीआई उनको रहता हो, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या क्या वो डायबिटिक हैं, या उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं हुई है, उसका ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, उनको एड्स तो नहीं है, या उनको कह सकते हैं कि कोई एंटी एंजाइटी ड्रग्स तो वो ये नहीं ले रही थी, इसके साथ साथ सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, यूज ऑफ द स्पर्मिसाइड्स तो नहीं करते हैं, वजाइनल स्प्रे तो नहीं यूज करते हैं, डाउच तो नहीं यूज करते हैं, बबल वॉश तो नहीं लेते हैं, हाइजीन प्रैक्टिस प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आप हिस्ट्री कलेक्शन में ले लोगे। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप सबसे पहले वाइटल साइन असेस करोगे, जिसमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, पल्स रेट इंक्रीज मिलेगी, रेस्पिरेशन आपको नॉर्मल मिल सकती है, बीपी में भी आपको फ्लक्चुएटेड हो सकता है। साथ ही साथ हेड टू टो एग्जामिनेशन आपको करना है, जिसमें आपको फेस में एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो एब्डोमिनल पेन आपको मिलेगा, बैक में देखोगे तो बैक पेन मिलेगा। जब जीआई एग्जामिनेशन करोगे तो जीआई में वो आपको बताएंगी कि उनको नॉजिया और वॉमिटिंग फील होता रहता है। साथ ही साथ वजाइनल एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा कि हो सकता है कि वजाइना से आपको कोई स्पॉटेड ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, या पस फॉर्मेशन हो गया हो, या आपको अननेसेसरी डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ बैड ओडर भी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका यूएसजी। तो यूएसजी में आप ट्रांस वजाइनल यूएसजी भी करा सकते हो, ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी भी करा सकते हो, जिसमें आपको फेलोपियन ट्यूब के आसपास या फेलोपियन ट्यूब के अंदर फ्लूइड फिल्ड मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन। तो पेल्विक एग्जामिनेशन में आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कराओगे। दिस इज अ टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन जिसमें हम पेशेंट के अंदर के ऑर्गन की टेंडरनेस पता करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर एक हैंड को इस तरह से रखना होता है, थोड़ा सा प्रेशर देना होता है एंड सेकेंड हैंड की 2 फिंगर्स इंसर्ट करनी होती है वजाइना में, जिससे कि आप फील कर सकते हो कि अंदर टेंडरनेस तो नहीं हो रही है। टेंडरनेस एक तरह की सॉफ्टनेस होती है विद पेन। जब एडिमा आपको हो जाता है तो एक तरह की टेंडरनेस भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। दोनों ही टेस्ट में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस मिल सकती है। तो जब आप ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट कराओगे तो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूकस स्वैब टेस्ट। तो म्यूकस स्वैब टेस्ट आप सर्विक्स और वजाइना का म्यूकस ले लोगे,
इस म्यूकस को आप लैब में सेंड कर दोगे और आपको पता चलेगा कि किस टाइप का इन्फेक्शन है अंदर, एसटीडी का इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है अंदर, ये आप देखोगे। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एक तरह का इंसिशन होता है, कट होता है एब्डोमेन में, ऊपर आप कट करते हो और कैमरा अंदर डालते हो, जिससे आपको अंदर के ऑर्गन को देखने को मिलता है कि कितना ज्यादा एडिमा अंदर फैल चुका है, क्या जो आपका फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो गई है कि नहीं हो गई है, या अंदर कितना ज्यादा फ्लूइड फिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोसैल्पिंगोग्राम। ये एक तरह का एक्सरे होता है, इसमें आपको साफ साफ यूट्रस का शेप, साइज एंड फैलोपियन ट्यूब विद ओवरीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह का कुछ इमेज आपको देखने को मिलती है, जिसमें आप इजिली देख सकते हो कि क्या आपकी फैलोपियन ट्यूब रप्चर हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। तो मेडिकल मैनेजमेंट 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका प्री सर्जरी, सर्जरी से पहले जब वो एडमिट होती है तब, सर्जरी के टाइम पे क्या क्या देना है, सर्जरी के बाद क्या देना है, और डिस्चार्ज से पहले उनको क्या क्या फॉलो अप देनी है। सर्जरी से पहले आपको सेफ्ट्रोक्सोन देना है, 1 ग्राम IVBD आप दे सकते हो। तो ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को डिक्रीज करने का काम करती है, साथ ही साथ बैक्टीरियल ग्रोथ को डिक्रीज करने में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट आपको ओमिप्रोजोल दे सकते हो, इट इज एंटा एसिड्स, गैस्ट्रिक एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स में आपको मैंने बताया था कि उसको ज्यादा से ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग फील होगी, तो उसको डिक्रीज करने के लिए ओमिप्रोजोल देते हैं। टैबलेट डेक्लोफेनाक, ये एक तरह का कह सकते हैं कि पेन को डिक्रीज करने के लिए ये इफेक्टिव होती है डेक्लोफेनाक। 50 mg 2 टाइम्स अ डे आप दे सकते हो। BD मीन्स 2 टाइम्स अ डे, तो ये तीनों चीजें हम BD में दे रहे हैं, दैट इज 2 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल प्लान। तो सर्जिकल प्लान में आपको NPO पे रखना है। NPO मीन्स होता है नील पर ओरल। आपको 24 आवर के लिए पेशेंट को कुछ नहीं देना है, सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखना है। इसके साथ साथ आप IVF दे सकते हो, इंट्रावेनस फ्लूइड, जिससे कि उसको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो। डेट इज NS आप 2 NS डाल सकते हो, दे सकते हो 500 ml के, एक RL 500 ml के, और एक DNS या 2 DNS 500 ml आप दे सकते हो फ्लूइड को मैनेज करने के लिए। इसके साथ साथ आप सेफ्ट्रोक्सोन कंटिन्यू रखोगे। ओमेस की जगह रेनिटिडीन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम। दोनों का ही एक्शन एंटा एसिड ही होता है, एंड डिक्लोफेनाक भी आपका कंटिन्यू रहेगा, बस वो IV या IM फॉर्म में चला जाएगा, जिससे कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो और जल्दी फंक्शन करे। नेक्स्ट है सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपको क्या देना है, सॉफ्ट डाइट दोगे, जिससे कि जल्दी और इजीली वो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उसको सर्जरी हुई है तो उसको आप सॉलिड डाइट नहीं दे सकते हो। सेमी सॉलिड भी थोड़ा सा अवॉइड करोगे, सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट पे रखोगे। नेक्स्ट है आपका सेफ्ट्रोक्सोन, आपका कंटिन्यू IV में चलेगा, BD में 2 टाइम्स अ डे, ओमेप्रोजोल 2 टाइम्स अ डे, डिक्लोफेनाक 2 टाइम्स अ डे। एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है। एमोक्सिसिलिन कैप्सूल आप ऐड कर सकते हो, ये एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं और ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस या फर्दर इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करती है। साथ ही साथ ओमेज और डिक्लोफेनाक आपका कंटिन्यू चलेगा। तो ये था आपका मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में आप तब सर्जरी करोगे जब आपको लगेगा कि रप्चर होने वाला है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो सेल्फ इंजेक्टमी करोगे। इट इज अ रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। आपको काउंसलिंग करना है कि मे बी उनको इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएं, तो इसके लिए उनको परेशान नहीं होना है, इनफर्टिलिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। साथ ही साथ उनके पास अभी भी एक फैलोपियन ट्यूब है प्रेग्नेंट होने के लिए। क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमें पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छी केयर प्रोवाइड करने से जल्द पेशेंट ठीक होगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं आगे चल के, वो सारी चीजें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, वो आप तभी कर सकते हो जब प्रॉपर आप हाइजीन उनकी मेंटेन करवा पाओ, प्रॉपर उनका कह सकते हैं कि एज पर नीड आप उनको केयर प्रोवाइड कर पाओ। फॉलो अप केयर की एजुकेशन देनी है कि जो भी आपका फॉलो अप केयर सेट हुआ है वो आपको फॉलो करना है। अगर उन्होंने ड्रग्स को अवॉइड किया तो वो कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो सकते हैं। और जब भी डॉक्टर को विजिट करना है तो डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करना है। प्रिवेंशन के लिए सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉन्डम्स वगैरह यूज करने के लिए आप सजेस्ट करोगे। मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना है। अर्ली डिटेक्शन करना है, अगर थोड़ा भी आपको UTI बार बार हो रहा है या आपको लगता है कि बार बार आपको इन्फेक्शन, रिकरेंट आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर्स को विजिट करना है। इसके साथ साथ इरिटेंट्स, जो आपके वजाइनल डिओड्रेंट्स थे, वजाइनल जो भी स्प्रेस थे, है ना, लिक्विड्स थे, वॉश थे, वो सब आपको अवॉइड करना है। नो सेप्टिक अबॉर्शन,
सेप्टिक अबॉर्शन को नो बोलना है। सेप्टिक अबॉर्शन एक तरह का इलीगल अबॉर्शन होता है, जो कि लोग पता कर लेते हैं कि गर्ल है तो चलो अबॉर्ट कर देते हैं, तो वो इधर उधर जाके चुपके से अबॉर्ट करा देते हैं। तो वो वाला जो अबॉर्शन होता है वो कोई भी असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करते हैं और आपको जल्द से जल्द सेप्सिस हो जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना है, स्पेसिंग मेथड के बारे में बताना है कि दो बेबीज के बीच में 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। 3 इयर्स का गैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 3 सालों में मदर भी हेल्दी हो जाती है, मदर के ऑर्गन्स भी हेल्दी हो जाते हैं, मदर के पास सफिशिएंट ब्लड भी आ जाता है जिससे कि वो सेकंड बेबी को सर्वाइव करा पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में उसको पीआईडी दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। दिस इज अ टाइप ऑफ द डिजीज जो कि आपके पूरे पेल्विक ऑर्गन यानी कि आपके कह सकते हैं कि पूरे ओवरीज को, आपके दोनों फैलोपियन ट्यूब को, आपके पूरे कंप्लीट यूट्रस को, आपके सर्विक्स को, आपके वजाइना को, सबको इन्फेक्टेड कर सकती है और आपकी डेथ भी हो सकती है अगर ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सेप्टिसीमिया में चेंज हो गई तो। नेक्स्ट है आपका एसटीडी दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर उन्होंने मल्टीपल कह सकते हैं पार्टनर्स को अवॉइड नहीं किया, सेफ्टी मेजर्स यूज नहीं किए, तो उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। रिकरेंट यूटीआई हो सकता है अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेंगी और ज्यादा से ज्यादा अननेसेसरी चीजें यूज करेंगी तो उनको रिकरेंट यूटीआई हो सकता है। इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनकी फैलोपियन ट्यूब सर्जरी के थ्रू रिमूव हो चुकी है। सेप्टिसीमिया तब होगा जब पीआईडी और एसटीडी जैसे डिजीजेस अपने ज्यादा पीक लेवल पे चली जाएंगी, क्रोनिक लेवल पे चली जाएंगी, तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा। सेप्टिसीमिया मीन्स होता है ब्लड में इन्फेक्शन। वंस अ पर्सन इज हैविंग सेप्टिसीमिया इट विल लीड टू द death. So this is all about salpingitis. If you are having any doubt, please ask me in the comment box. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.